नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूं नवरत्न फाउंडेशंस का। आप सबका स्वागत है हमारे 15वें एपिसोड यानी कि 50th एपिसोड अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग में। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं एक कहावत, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलू का कह गए सबके दाता राम। इस संदेश जो इस संसार में आया है उसका पेट भरने का काम भगवान करता है, दाता राम करते हैं। लेकिन वर्तमान में कोरोना के अंदर जो हालात चल रहे हैं और खासकर 40 दिन के बाद जो हम देख रहे हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि दाता राम तो दे रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, कहां पे है। और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब 40 दिन के बाद आज भी हमको रोजाना 200-250 कॉल्स आ रही हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, समस्या है, कि गवर्नमेंट तो कर रही है लेकिन कहीं कुछ तो समस्या है। कोई तो बात है कि अभी तक 40 दिन के अंदर भी एक आम मजदूर को शायद वो चीज नहीं मिल पा रही है सरकार से जिसका वो हकदार है। तो इसी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, जहां शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाता, जहां नोएडा नहीं पहुंच रही, पुलिस नहीं पहुंच पाती, तो वहां एनजीओ आगे बढ़ के काम कर रही है। इसी की अहमियत बताने के लिए हम रोजाना आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि ये एनजीओ क्या काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। थोड़ा उनका परिचय देते हैं कि पूर्व में क्या काम किया है और बताने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में ये क्या कर रही है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम आपके सामने करीब 26 संस्थाओं को ला चुके हैं और आज आपके सामने 2 और संस्थाओं को लेकर के आ रहा हूं। पहली संस्था, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, मारवाड़ी शब्द से आप क्या समझते हैं? जब मैं बोलता कि ये मारवाड़ी है तो आपके दिमाग में, जहन में वो आता होगा, एक आदमी व्यापारी जिसके सर पे टोपी है, अंदर बनियान पॉकेट वाली पहन रखी है और कुर्ता पहन रखा है, नीचे धोती है। कुछ ऐसे हम लोगों को फिल्मों में देखा है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में और देश के अंदर व्यापारिक गतिविधियों को और खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में अगर बहुत बड़ा हाथ जो है वो मारवाड़ का है, मारवाड़ियों का है। देश के कोने कोने में मारवाड़ी हैं। अपने व्यापार को करने के लिए और जनमानस के भला करने के लिए वो अपने वहां से बिछोड़ के उखड़ करके और देश के कोने कोने पहुंचे। इसी तरीके से एक संस्था है, उसका नाम है मारवाड़ी युवा मंच। और इस मारवाड़ी युवा मंच के अंदर मैं बता दूं आपको, ये पूरी देशव्यापी संस्था है। ये नोएडा के अंदर नहीं है, नोएडा में इसकी ब्रांच है। लेकिन इस मारवाड़ी युवा मंच का अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने बड़े बड़े काम करती है ये मारवाड़ी युवा मंच के अंदर। जो लोग हैं, कोई IITian है, IFS है, IAS बच्चे हैं, सब युवा हैं और साथ में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। मतलब यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। ऐसे ऐसे लोग वहां पे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में कभी आप ध्यान से देखें, गर्मियों में कहीं आप जा रहे हो किसी शहर के अंदर, चाहे छोटा या बड़ा हो, कहीं ना कहीं आपको एक डब्बा दिखाई पड़ेगा जिसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है प्रेरणा प्याओ, पानी मिलता है। यानी कि सोच देखिए कि आदमी, जनमानस चाहे कोई भी हो, कभी जरूरत हो तो सर्दियों में तो होती, गर्मियों में कितनी जरूरत होती पानी की। तो पूरे हिंदुस्तान में आपको जगह जगह, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो बड़ा बाजार हो, चाहे गली हो, आपको जरूर प्रेरणा प्याऊ मिलेंगे। इतना बड़ा काम कि हर जगह पानी मिलता है। दूसरा, कैंसर डिटेक्शन के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने खुद ही कैंसर डिटेक्शन के लिए एक पूरी बड़ी बस तैयार की है जिसके अंदर पूरा क्या कहते हैं सामान है, बड़े बड़े डॉक्टर्स उसके अंदर होते हैं और पूरे देश के अंदर घूमते हैं। और वो पूरी जो बस है कैंसर डिटेक्शन की, आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में 2 बार चक्कर लगा चुकी है और लाखों लोगों को डिटेक्शन किया है। उसमें से प्राइमरी स्टेज पे जो कैंसर को डिटेक्ट करके कई लोगों को फायदा पहुंचाया है। नोएडा भी आई है, नोएडा में किया है। इसी प्रकार से आप देखिए, इन्होंने अभी एक प्रोग्राम किया था गरीब बच्चों के लिए। क्या प्रोग्राम था? सपनों की उड़ान, नोएडा शाखा ने। यानी कि वो छोटे छोटे गरीब घर के बच्चे जिनके माँ बाप फीस नहीं दे पाते हैं और जो बहुत ही गरीब हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनमें से 50 बच्चों को छांट के हमारी संस्था नवरत्न फाउंडेशन से मिलकर के इन्होंने उन बच्चों को हवाई जहाज की यात्रा कराई। और क्यों यात्रा एक जगह ही नहीं थी, बकायदा 3 दिन उन्होंने उन सभी बच्चों को
अमृतसर के एक भव्य होटल में रखा, 4 और 5 स्टार होटल में। उन बच्चों को जिंदगी की बातें बताई और उन्होंने जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है कई सारे पक्षों से, पहलुओं से उनसे कराया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। बच्चों को एक मौका मिला समझने का कि क्या जिंदगी होती है, कैसे करता होता है। इसके साथ फिर आगे बढ़े और उन्होंने काम शुरू किया ब्लड डोनेशन का। ब्लड डोनेशन के कितने प्रोग्राम, कितने सारे करते हैं। और इसके बाद शुरू है उनका पोलियो सर्जरी करेक्टिव कैंप्स, मतलब पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप्स का उद्देश्य। ये बातें तो बहुत सारी हैं बताने की, ढेरों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना मारवाड़ी युवा मंच है। कहीं भी मिलेंगे बहुत ही आदर सत्कार भाव आवभगत करने में सबसे आगे। लेकिन जब कोरोना में आया तो कोरोना के अंदर मारवाड़ी युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं श्री दिनेश बिहानी जी, उनके सचिव श्री नितेश सोनी जी और साथ में उनके कोषाध्यक्ष नीलेश जी, तो सबने मिलकर के रोजाना 1200 से 1500 पैकेट भोजन का इंतजाम बरौदा गांव के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे उन्होंने बांटना शुरू किया। वहां के मजदूरों को निकाला, उनको दिया, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं है, तो इस पर इंतजाम किया। तो इस प्रकार से ये अपने कोरोना में भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ में सैनिटाइजर्स और मास्क का भी वितरण ये कर रहे हैं। इनका एक विचार है कि कोरोना में कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट करना चाहते हैं और उस पर कहीं सफल भी हुए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं मारवाड़ी युवा मंच को और शाबाशी देते हैं उनके काम के लिए। और दोस्तों अब चलते हैं एक दूसरी संस्था की ओर, जिसका नाम है नेफोवा, यानी कि न्यू इरा फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। आपको ध्यान होगा कि आज से कई साल पहले लाखों लोगों ने अपने फ्लैट्स बुक किए थे नोएडा एक्सटेंशन में और गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न जगहों पे। कितनी उमंग थी, कितनी चाहत थी कि उनका अपना घर हो, एक आशियाना हो, उसके लिए प्रयास थे। लेकिन कहीं बीच में विघ्न आया। विघ्न क्या आया कि जब हमारे बिल्डर्स ने कुछ बदमाशी करी या कुछ बातें जो कि उनके साफ गोई नहीं थी, कि जिसकी वजह से जो कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ने जो जमीन एक्वायर की थी और जहां जिन भूमि दारों से ली थी या जो जमींदार थे या जमींदार या किसानों की जो जमीन थी, उसके लिए जो मुआवजा देना जो उनकी बातें थी वो शायद पूरी नहीं हुई। इसलिए किसान सब लोग चले गए कोर्ट के अंदर और जिसकी वजह से फ्लैट्स का मिलना एकदम से भविष्य का अंधकार में हो गया। लाखों लोगों का भविष्य अंधकार, आशियाना नहीं मिल रहा, लोगों की अपनी किराए भी जा रहा है और किस्त भी जा रही है, लोगों ने अपने ढेरों लाखों रुपए का कर्ज ले रखा है, बैंक की किस्त जा रही है। तो ये देखते हुए कि वहां पे फिर लोगों ने अपने एक संगठन बनाया और संगठन तो वैसे कई बने, लेकिन इसमें भी नेफोवा आगे निकल के आया। नेफोवा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम श्री अभिषेक कुमार है, उनकी बहुत ही तेज तर्रार डायनेमिक उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं श्वेता भारती जी और साथ में उनके कोषाध्यक्ष हैं श्री इंद्रेश गुप्ता जी। तो उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी, खुद एक पार्टी बने और कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर के फिर हक अपने खरीदारों के हक में दिलवाया। फैसला हुआ, फैसला जब उनके हक में गया तो फ्लैट मिलने शुरू हुए, वहां पे आबादी बढ़ी, फिर लोग रहने लगे। तो नेफोवा ने इस तरह से आगे काम जो है पूरा बढ़ चढ़ के किया, अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया और लोगों को फ्लैट दिलवाए। लेकिन अभी भी समस्या बहुत है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब रेरा यानी कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जब एक प्रकार से स्थापना हुई देश के अंदर ताकि बिल्डर्स के ऊपर लगाम कसी जा सके, तो उसी में रेरा यूपी का भी गठन हुआ था। तो इसमें कहीं ना कहीं एक आजादी थी कि हर एक स्टेट को कि वो रेरा में अपने हिसाब से कुछ उसमें दिशा निर्देश तय कर सकते थे। नेफोवा आगे आई और नेफोवा ने इसमें फिर अपना हक किया और स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कुछ उसमें अमूलचूल परिवर्तन किए और रेरा यूपी का गठन हुआ। इसके लिए उसमें रेरा का जो काउंसिलेशन ग्रुप है उसमें कई सारे सदस्यों को इसमें नेफोवा के इंक्लूड भी किया गया। जब ये सब हो रहा था तो इसके बाद एक बात और जहन में बात आई कि जब ये मकान मिल गए, सब कुछ हो गया, तो वहां भी तो और समस्याएं हैं। टूटी हुई सड़कें हैं, बिजली है, सीवर है, पानी है, तो इसका भी तो कुछ करना चाहिए। तो नेफोवा इसके लिए भी आगे आया और नेफोवा ने इसके लिए भी झगड़ा किया, लड़ाई करी, हक के लिए आगे आए और आज धीमे धीमे इन सभी फ्लैट ओनर्स का कुछ ना कुछ कहा जाए कि जिंदगी बेहतर हो रही है और स्थिति भी बेहतर हो रही है और अच्छा भी हो रहा है। इसके साथ साथ और भी समस्या है। बच्चों के जो फीस है वो हर साल स्कूल वाले बढ़ा देते हैं, तो नेफोवा ने यह भी मुद्दा उठाया। नेफोवा ने इसके साथ और भी कई मुद्दे उठाए जिनके बारे में हम बहुत बातें कर सकते हैं।
लेकिन अगर नेफोवा की सही बात देखी जाए तो नेफोवा ने एक गाइडलाइंस तैयार करने के लिए भी अपना प्रूफ दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, और उस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको स्वीकार भी किया। आज बात है कि जब बस गया है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी कुछ बात होनी चाहिए ना, कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है सीमेंट का चादरों का, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए भी वो प्रयासरत हैं, आपस में इंटरेक्शंस के प्रोग्राम करते हैं। इसी प्रकार से कोरोना के अंदर भी उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। कोरोना बेशक आया मार्च में, लेकिन कहीं ना कहीं भनक इनकी टीम को लग गई थी क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले से अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए, वहां के लोगों को बताना शुरू किया सैनिटाइजर से क्या इस्तेमाल करना है, मास्क का कैसे इस्तेमाल करना है, और हमें कैसे बचाव करना है। इसके लिए पहले के जैसे ही कोरोना की दस्तक आगे बढ़ती गई, लॉकडाउन हुआ, फिर से ये आगे निकल के आए। फिर वही हमारे जो इनके कंस्ट्रक्शन साइड में जो गरीब मजदूर हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने सूखा राशन देना शुरू किया। अच्छा, काफी बड़ी किट बनाई, और आज 2500 से ज्यादा ये लोगों को राशन दे चुके हैं। और भी चीजें हैं लोगों के अंदर, जिस तरीके से मनोबल कभी कभी टूटता है तो उसको बढ़ाने के लिए भी आगे ये काम कर रहे हैं। नेफोवा के बारे में जितना कहा जाए कम है। नेफोवा जो काम कर रहा है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और हम सभी टीम की तरफ से वो शाबाशी भी देते हैं। देखिए, शाबाशी देना हमारा फर्ज है जब कोई अच्छा काम कर रहा है। तो ये संस्थाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आपको ध्यान होगा, आज का दिन कहा जाए बड़ा एक अजीब सा रहा, जहां आज तीनों सेनाओं ने मिलकर के जो हमारे वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनको फूल बरसाए, सब कुछ किया। सबको तो सम्मान मिलता है, लेकिन कभी कभी समाज सेवियों को भी कोरोना वॉरियर्स मान लेना चाहिए, ये मेरी एक अपील है। लेकिन अभी तक हमने सुना नहीं कि समाज सेवियों को कोरोना वॉरियर्स माना गया है, तो उनको वॉरियर्स मानना चाहिए। आज हमने अपने देश के 5 जवानों को खोया है, शहादत हुई है, कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद और 3 हमारे साथी। हम उनको अपनी पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हमें गर्व है कि उन्होंने शहादत दी, क्योंकि इन्हीं की शहादत हमको बनाए रखे हुए देश के अंदर। तो आपको ध्यान होगा कि 1999 में जब कारगिल हुआ था, तो नोएडा के भी एक हमारे यहाँ के युवा साथी ने, हमारे लाडले कैप्टन विजयन थापर ने भी अपनी शहादत दी थी, और उस शहादत को आज तक हम याद रखते हैं, क्योंकि वो शहादत हमको इस बात के लिए बताती है कि उसकी शहादत हमारे देश का, हमारे नोएडा का गर्व से सर मस्तक ऊंचा करती है, लेकिन हमको ये बताती है कि हमें अपने शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। तो उन्हीं के पिताजी कर्नल वीएन थापर साहब, जो कि शरीर में एक महान सैनिक रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है विजयन थापर की, जो पूरी जीवनी उसमें कैसे कारनामे, कैसे वो आगे बने, लिखी है, और वो शीर्षक है विजयन एट कारगिल, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए कारगिल हीरो। और इसमें जहां कर्नल वीएन थापर ने लिखा है, वहीं पर उनका साथ दिया है नेहा द्विवेदी ने। ये किताब जल्द ही शीघ्र ही हमारे बीच में आने वाली है। पहले इसका किंडल संस्करण आएगा, यानी कि डिजिटल आएगा, और जैसे ही ये कोविड और कोरोना खत्म होगा, फिर ये हमें बुक यानी कि हार्ड बुक में के शेप में हमें मिलेगी। तो हम कर्नल वीएन थापर साहब को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, और कम से कम हमें विजयन के वो कुछ अनछुए पहलू मालूम पड़ेंगे जिंदगी के, जो शायद हमको मालूम नहीं थे। दोस्तों, आज की कहानी, आज की बात यहीं तक। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी अगले हमारे नए एपिसोड में, कुछ नए संस्थाओं के संग। लेकिन बस यही निवेदन है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन तंदुरुस्त रहिए। आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।